फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 02 में श्रम बाजार की प्रकृति पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने श्रम बाजार का अर्थ और विशेषताओं का अध्ययन किया था। श्रम बाजार के बारे में सामान्यतः यह माना जाता है कि श्रम बाजार में मजदूरी की दर वस्तु बाजार की तरह श्रम की मांग एवं पूर्ति की विरोधी शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन ये केवल एक भ्रम मात्र है। प्रोफेसर लेस्टर का मत है कि विभिन्न श्रम बाजारों में श्रम की मांग व पूर्ति की सारणी की प्रकृति को बताना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि श्रम बाजार वस्तु बाजार की भांति पूर्ण बाजार नहीं होता। श्रम बाजार की प्रकृति के बारे में श्रम बाजार की तुलना पूर्ण बाजार से करके स्पष्ट की जा सकती है। पहला पॉइंट है श्रम बाजार अपूर्ण एवं असंगठित। पूर्ण बाजार की विशेषता है कि ये सुसंगठित होता है। इसमें किसी समय विशेष पर एक वस्तु की एक ही कीमत पाई जाती है। विक्रेता अपनी वस्तु को इससे ऊंची कीमत पर न तो बेच सकता है और न ही क्रेता इससे कम कीमत पर उस वस्तु को खरीद सकता है। लेकिन श्रम बाजार अपूर्ण एवं असंगठित होता है, क्योंकि श्रम बाजार में एक ही श्रेणी के श्रमिकों की मजदूरी दरों में भिन्नता पाई जाती है। श्रम बाजार में श्रम की एक कीमत होने की अपेक्षा कीमतों का विस्तार पाया जाता है। नियोक्ता कुछ कारणों से समान मजदूरी नहीं देते हैं, जैसे श्रमिक का व्यक्तित्व, नौकरी की अवधि, कार्यकुशलता, कार्य का अनुभव, लिंग भेद आदि। दूसरी विशेषता है श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार की स्थिति का होना। पूर्ण बाजार में विक्रेता एवं क्रेताओं की इतनी बड़ी संख्या होती है कि एक क्रेता अथवा एक विक्रेता कुल मांग अथवा कुल पूर्ति को तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण बाजार में प्रत्येक विक्रेता तथा प्रत्येक क्रेता का मांग वक्र क्षितिजी होता है। इसी प्रकार फर्म का पूर्ति वक्र भी क्षितिजी ही होता है। एक क्रेता अथवा विक्रेता इतनी कम मात्रा खरीदता अथवा बेचता है कि उसके क्रय अथवा विक्रय का मांग व पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार की स्थिति बनी रहती है, इसलिए क्रेता एकाधिकारी मांग श्रम पूर्ति को प्रभावित कर सकता है। अतः श्रम बाजार में बड़ी फर्मों के लिए श्रम पूर्ति वक्र ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, अर्थात अधिक श्रम पूर्ति प्राप्त करने के लिए फर्म को मजदूरी दर बढ़ानी होगी। तीसरा पॉइंट है श्रम बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान न होना। पूर्ण बाजार की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है, परंतु श्रम बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार संबंधी दशाओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि श्रम बाजार में नौकरियों के लिए रिक्त स्थान बने रहते हैं, किंतु श्रमिकों को उनकी जानकारी न होने के कारण वे बेरोजगारी की दशा में घूमते रहते हैं। यदि श्रम बाजार संबंधी दशाओं का कुछ ज्ञान होता भी है तो वह विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं को अधिक होता है। श्रम बाजार में स्थितियों का पूर्ण ज्ञान श्रमिकों को इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि रोजगार प्राप्त करने से पूर्व श्रमिकों व नियोक्ताओं में किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाता है। चौथा पॉइंट है क्रेता एवं विक्रेताओं में आपसी सहयोग का होना। पूर्ण बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं में किसी प्रकार का आपसी सहयोग और निकट संपर्क नहीं पाया जाता। पूर्ण बाजार में क्रेता आता है और वस्तु खरीदकर चला जाता है, किंतु श्रम बाजार में उत्पादन प्रक्रिया की निरंतरता के लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं में आपसी सहयोग की भावना का होना आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है श्रम बाजार में श्रमिकों का प्रवेश वर्जित। पूर्ण बाजार की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार में प्रवेश करने अथवा बाजार को छोड़ के जाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, किंतु श्रम बाजार में श्रमिकों का प्रवेश वर्जित हो सकता है। नियोक्ता किसी श्रमिक को रोजगार पर रखने से मना कर सकता है। नियोक्ता को यदि ये मालूम हो जाए कि उसका श्रमिक उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है तो वह उस श्रमिक को रोजगार से निकाल सकता है। अतः श्रम बाजार में श्रमिक पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार श्रम संघ भी श्रमिकों को श्रम बाजार में प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं। श्रम संघ ये आवश्यक कर सकते हैं कि प्रत्येक रोजगार के इच्छुक श्रमिक को तब तक श्रम बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जब तक वह किसी श्रम संघ के सदस्य होने का प्रमाण न दे दे। इस प्रकार नियोक्ता अथवा श्रम संघ अपने प्रभाव के कारण श्रम बाजार में प्रवेश की स्वतंत्रता को समाप्त कर सकते हैं। 6 पॉइंट है मजदूरी सीमांत लागत के बराबर नहीं। पूर्ण बाजार में वस्तु की कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर निर्धारित की जाती है, किंतु श्रम बाजार में सामान्यतः श्रम को उसकी सीमांत उत्पत्ति के मूल्य के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती है। 7 पॉइंट है कीमतों में एकरूपता का अभाव। पूर्ण बाजार में कीमतों में एकरूपता पाई जाती है, किंतु श्रम बाजार में मजदूरी दरों में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। श्रम बाजार में मजदूरी अंतर बने रहते हैं। 8 पॉइंट है श्रम बाजार में गतिशीलता का अभाव। पूर्ण बाजार में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, किंतु श्रम बाजार में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार श्रम बाजार में पूर्ण बाजार की अपेक्षा अपूर्ण बाजार के ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। अतः श्रम बाजार एक अपूर्ण बाजार है। अब हम श्रम बाजार एवं वस्तु बाजार में क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारिक रूप में वस्तु बाजार एवं श्रम बाजार में अंतर पाया जाता है, जो इस प्रकार है।
वस्तु बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य किसी प्रकार का स्थायी संपर्क नहीं हो पाता। वहाँ ऐसा कोई सामान्य प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ उपभोक्ता आपस में मिल सके तथा अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सके। जबकि श्रम बाजार में श्रम संघों के माध्यम से सामान्य प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है तथा श्रमिक अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सकते हैं। श्रम बाजार में श्रम के विक्रेताओं एवं क्रेताओं के मध्य कुछ समय के लिए स्थायी संबंध विकसित हो जाते हैं। वस्तु बाजार में व्यक्तिगत तत्वों की उपेक्षा की जा सकती है, किंतु श्रम बाजार में व्यक्तिगत तत्वों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्रम बाजार में व्यक्तिगत तत्वों के आधार पर श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, वस्तु बाजार में गतिशीलता पाई जाती है। किसी वस्तु की अन्य स्थान पर अधिक कीमत होने पर उस वस्तु को उस स्थान पर बिक्री के लिए भेजा जा सकता है, किंतु श्रम बाजार में गतिशीलता का अभाव पाए जाने के कारण ऐसा होना असंभव है। तीसरा पॉइंट है, वस्तु बाजार में वस्तु की मांग व पूर्ति को आवश्यकता अनुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है, किंतु श्रम बाजार में अल्पकाल में श्रम की पूर्ति को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता। अल्पकाल में यदि नियोक्ता श्रम की पूर्ति को कम करना चाहे और श्रमिक को रोजगार से निकाल दे तो श्रमिक उसके विरुद्ध हड़ताल कर देते हैं। अचल श्रम की मांग और पूर्ति को धीरे धीरे कम करके ही घटाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, वस्तु बाजार में कीमतों में लगभग समानता पाई जाती है। यदि किसी स्थान पर कुछ वस्तुएं महंगी हैं तो विक्रेता उस वस्तु को उस स्थान पर ले जाकर बेचता है, जिससे कुछ समय पश्चात दोनों स्थानों पर वस्तु की कीमतों में समानता आ जाती है। तो श्रम बाजार में समान किस्म के श्रम को विभिन्न मजदूरी दरें दी जाती हैं। मजदूरी दरों की इस प्रकार की विभिन्नता एक अपवाद न होकर व्यवहार सा बन गया है। इस संदर्भ में श्रम बाजार की तुलना फुटकर वस्तु बाजार से की जा सकती है। श्रम बाजार व फुटकर वस्तु बाजार में काफ़ी समानता दिखाई देती है। पांचवा पॉइंट है, वस्तु बाजार में सामान्यतः वस्तु के विक्रेता वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं, किंतु श्रम बाजार में श्रम संघों के अभाव में मजदूरी का निर्धारण श्रम के क्रेता करते हैं, जो लंबे समय तक स्थिर बनी रहती हैं। नियोक्ता नहीं चाहते कि मांग व पूर्ति की दशाओं में परिवर्तन के साथ साथ मजदूरी दरों में भी परिवर्तन आए, क्योंकि संतोषजनक उत्पादन क्रिया के लिए मजदूरी दरों का स्थिर रहना अत्यंत आवश्यक है। मजदूरी दरों में निरंतर परिवर्तन श्रमिकों व नियोक्ताओं के बीच मतभेद उत्पन्न कर देते हैं तथा एक दूसरे के प्रति शंका उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार वस्तु बाजार और श्रम बाजार काफ़ी भिन्न है। थैंक यू।